हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन में। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और आज इस वीडियो को हम यहाँ पे चैप्टर के साथ ही ख़त्म करेंगे। जितने भी टाइम की बनेगी, ये आधे घंटे की, 25 मिनट की या ज़्यादा की, इसको हम ट्राई करेंगे ख़त्म ही कर दें आज। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। देखो लाइफ स्टॉक क्या बोलते हैं, देखो लाइव का मतलब लाइफ है, स्टॉक का मतलब कलेक्शन। जब आप जीवित जीवों को इकट्ठा करते हो, रखते हो, पालते पोसते, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल्स को आपने इकट्ठा कर लिया, आप उनको पाल पोस रहे हो, उनकी रेयर कल्चर कर रहे हो, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट, एक कई तरीके से ये आपके काम, मतलब इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आप फीड कराते हो ऑर्गेनिज्म को, उसकी ब्रीडिंग कराते हो, फीडिंग का मतलब खाना देते हो, ब्रीडिंग का मतलब उनके और बच्चे पैदा करवाते हो, डिजीज़ कंट्रोल करते हो, उनको बीमार होने से बचाते हो। ठीक है, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। अगर बात करें हम एनिमल बेस्ड फार्मिंग की, तो वहाँ पे क्या आती हैं आपकी, हम किस किस को पालते हैं भाई, जो कि गाय, भैंस, सूअर, भेड़, मुर्गियाँ, मछलियाँ, वो है ना, सबको हम यहाँ पे कल्चर करते हैं। As the population increases and as living standard increases, the demand for milk, egg and meat is also going up. जैसे जैसे भाई लोगों का जीने का तरीका बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जो डिमांड है मांस की, दूध की, अंडे की, मछलियों की, वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हैज़ ब्रॉट ए न्यू लिमिटेशन इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। और देखो भाई, जैसे कि पता है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है लाइफ स्टॉक का, तो इनसे बढ़ती जा रही है इनकी जो नीड है। दस, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन आल्सो नीड टू बी इम्प्रूव। और क्योंकि जब इतनी सारी डिपेंडेंसी एनिमल्स के ऊपर बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, या दिया जा रहा है, कि वही कैसे एनिमल्स की अच्छे से केयर करी जाए और उनको पाल पोस के रखा जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैटल फार्मिंग, जो पशु हैं आपके, गाय भैंस जैसे। कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पस। भाई दो चीज़ों के लिए हम पशु पालते हैं। सबसे पहला तो मिल्क है, जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो दूध देती हैं। दूसरा है ड्रॉट लेबर, मतलब कि खेत वगैरह में काम करने के लिए, ताकत का काम करने के लिए, जो बैल या झोटे होते हैं उनके लिए। जैसे कि टिल्लिंग, इरिगेशन और कार्टिंग। भाई रेडी खींचने के लिए, बग्गी खींचने के लिए, पानी देने के लिए रहट पे अब इस्तेमाल नहीं होते, पहले होते थे। टिल्लिंग करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए, जैसे कि बैल चलते ना, हल चलाते थे वो। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज। जो इंडियन कैटल हैं वो दो अलग अलग स्पीसीज से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपका जो नाम रहेगा, एक तो आपका बोस इंडिकस, ठीक है, काउ एंड बोस बुबेलिस बुफेलो, मतलब कि एक गाय और एक जो बैल है, सॉरी गाय और बैल नहीं, सॉरी गाय और जो भैंस वाली स्पीसीज हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही हैं। और ये जो नाम है ना, बोस इंडिकस, ये गाय का साइंटिफिक नेम है, और बोस बुबेलिस भैंस का है। अब इनमें क्या होता है भाई, मिल्क प्रोडक्शन, तो फीमेल का काम, उसको बोलते हैं मिल्च एनिमल, मिल्क एनिमल, ठीक है, डेयरी एनिमल। वाइल द वन यूज फॉर फार्म, और जो फार्म में एज ए लेबर ज़बरदस्त ताकत का काम करने के काम होते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल। तो यहाँ से दोनों डेफिनेशन बन जाएंगे आपकी। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट, अब किस पे डिपेंड करता है, ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, कि किस समय पर दूध निकाला जा रहा है। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर, अरे ये क्या, आफ्टर द बर्थ ऑफ ए काफ, तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी जानवर जब दूध देगा, जब उसको बच्चा हुआ होगा, ठीक है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। एग्जोटिक एंड, तो हम क्या कर सकते हैं, लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जोटिक और फॉरेन ब्रीड की, ये वो हैं जो विदेशी जानवर हैं, ठीक है। जैसे कि जर्सी है, ब्राउन स्विस है, ये स्पीसीज़ हैं, वेराइटीज़ हैं। selected for longer lactation period, while local breed, फॉर एग्जाम्पल रेड सिंध साहिवाल, शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज। देखो क्या है, जैसे आपने सुना होगा अंग्रेजी गाय, देसी गाय, ठीक है। तो देसी गाय क्या होती है, आपकी लोकल एरिया में रह चुकी होती है, उसको पता है यहाँ पे कैसी बीमारियाँ होती हैं, तो वो यहाँ पे इजीली बच सकते हैं बीमारियों से, लेकिन उसका दूध कम होता है, ठीक है। लेकिन जो ब्राउन स्विस है, जो जर्सी है, जो विदेशी गाय हैं, जिनको अंग्रेजी गाय भी बोलते हैं, वो दूध तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनके बीमार होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इस माहौल में बड़ी नहीं हुई होती। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल विद बोथ द डिज़ायर क्वालिटी। तो हम क्या करेंगे,
एक ऑर्गेनिज्म का जो बाहर वाले है उसका मेल ले लेंगे, ठीक है, और इंडियन फीमेल ले लेंगे, और जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो उनके अंदर क्या रहेंगी, बोथ क्वालिटीज़, ठीक है, ज़्यादा दूध की भी और बीमारी से बचने की क्वालिटी भी होगी। तो इस तरीके से हम ब्रीडिंग कराते हैं इनकी। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी फॉर काउ एंड बफलो आर रिक्वायर फॉर ह्यूमन फार्मिंग, ठीक है, फॉर हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड द प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एज वेल। भाई देखो, अच्छा खासा सुंदर साफ आपका शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे बाड़ा, जब जिस बाड़े में आप रखोगे जानवरों को, उससे इंसान को भी फ़ायदा है और जानवर को भी फ़ायदा है, और साथ में एक अच्छा और साफ मिल्क भी आपको मिल जाएगा। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। अब एनिमल को प्रॉपर, जैसे खुर्रा मारते हैं, जो गाँव में बच्चे होंगे उनको पता होगा, उससे क्या होता है, जो गोबर चिपका हुआ होता है वो उतर जाता है, एक्स्ट्रा बाल गिर जाते हैं, जिससे जानवर के ऊपर मक्खी वगैरह नहीं बैठती, उससे उनको फ़ायदा होता है। अगर वो खुश रहेंगे तो काम भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन। आपको इनको एक अच्छे खुले हवादार छत वाले बरामदे में इनको शेल्टर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि बरसात से बच सकें, हीट से बच सकें और ठंड से बच सकें। द फ्लोर, अगर बात करें ज़मीन की, फ्लोर शेड नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड फैसिलिटेट क्लीनिंग। और जो स्लोप है वो थोड़ा तिरछा होना चाहिए फर्श, ताकि जो ये पेशाब वगैरह करें तो वो बैक एक तरफ दूर चला जाए और फर्श जो सूखा रहे। ये आप क्वेश्चन आएंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटर शेल्टर, ठीक है, तो वो यहाँ से निकल के आपका आंसर आएगा। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल आर ऑफ टू टाइप। अब दो तरीका खाना इनको चाहिए। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव हेल्दी लाइफ, एक तो उनको हेल्दी रखने के लिए। दूसरा, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायरिंग ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड। देखो, एक तो खाना ऐसा होता है जो 12 महीने चाहिए जानवर को उसको अच्छा हेल्दी रखने में, लेकिन दूसरा, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चा हो चुका होता है, तो उसके दूध के अंदर कोई कमी ना आए, उसके लिए क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग मटेरियल, ठीक है। एनिमल फीड इंक्लूड, क्या क्या उनके अंदर होता है खाने में, रफेद होती है, जवार बाजरा जो होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे फाइबर होते हैं। इसके अलावा कंसनट्रेट होते हैं जो खल बिनोले बाखर आप डालते हो, विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। और कंसनट्रेट के अंदर क्या होता है, फाइबर कम होता है, क्योंकि वो तो हम बरसम से दे देते हैं, जवार बाजरा से, और यहाँ पे जो बाकी चीज़ें फाइबर होगी वहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। कैटल नीड बैलेंस रेशियो कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। और भाई अगर इंसान की तरह बात करें तो जानवर को भी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। जितनी अच्छी आप उनकी डाइट सेट रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया वो आपको रिजल्ट देंगे। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, सर्टन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रमोट द हेल्थ एंड द मिल्क आउटपुट ऑफ द डेयरी एनिमल। अब जो रेगुलर खाना है उसके अलावा भी उनको, जैसे ह्यूमन जूस या काजू बादाम खाता रहता है, वैसे इनको भी कुछ अच्छा खाना या हैवी फूड जिसके अंदर काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट विटामिन होते हैं वो भी इनको देते रहना चाहिए, कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी। कैटल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज, और कैटल्स बीमार भी होते हैं भाई। द डिजीज़ बिसाइड कोजिंग डेथ, और डिजीज़ मार भी सकती हैं, ठीक है, या जान लेने के अलावा रिड्यूस कर सकती है मिल्क प्रोडक्शन को। ए हेल्दी एनिमल फीड रेगुलरली एंड हैज़ ए नॉर्मल पोस्चर। एक जो नॉर्मल जानवर है वो ढंग से खाता है और उसका एक नॉर्मल पोस्चर होता है, ठीक है। तो अगर वो उसका बदल जाता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बीमार है वो। द पैरासाइट ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट। अब पैरासाइट जो हैं वो, जैसे कि ये पिस्सू या चीचड़ होते हैं, वो बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट, बाहर रहने वाले, और जो अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, जो पेट वगैरह के अंदर रहते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन स्किन एंड मेनली कोज स्किन डिजीज़, वो स्किन पे रहेंगे और स्किन डिजीज़ फैलाते रहेंगे। द इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉम्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लूक डैमेज द लीवर। अब जो आपके क्या हैं, क्या थे आपके फ्लूक वगैरह थे, वो लीवर को डैमेज कर देंगे, लेकिन जो वॉम्स हैं वो स्टमक वगैरह को ख़राब कर देंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर आल्सो कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, और कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो छूत की होती हैं, जो दूसरे जानवर से लग जाती हैं, या एक जानवर को हो तो बाकियों में फैल जाती हैं। तो अब क्या किया जाए, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो एनिमल की होती रहनी चाहिए बैक्टीरिया वगैरह के डिजीज़ को रोकने के लिए। तो ये था आपका कैटल का सारा काम, कि आप कैसे कैटल रखोगे, कैसी ब्रीड होती हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं। अब आ गया आपका सेकंड, पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पालन है। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फोल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो मुर्गी हम दो चीज़ों के लिए पालते हैं, उनके एग के लिए और उनके मीट के लिए। देयर फॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड आर डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस लेयर फॉर एग एंड
ब्रॉयलर फॉर मीट। तो इसीलिए अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ पाली जाती हैं जिससे कि क्या मिले, लेयर। लेयर क्या होता है भाई, एग का बिजनेस को लेयर का बिजनेस बोलते हैं, और ब्रॉयलर्स होते हैं आपका मीट वाला। मीट वाले में आपके छोटे छोटे चूजे को बेचा जाता है, ठीक है, बच्चों को मुर्गे के, और लेयर में अंडों को, ठीक है। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन असील एंड फॉरेन leghorn breed for variety improvement are focused on to develop new variety for the following desirable trait। तो भाई एक विदेशी मुर्गे को और एक देसी मुर्गे को, असील को और लेगहॉर्न को आपस में ब्रीड करा गया, जिससे कि क्या हुआ, एक नई ब्रीड बनी। उसकी क्या क्वालिटी थी देखते हैं। सबसे पहली बात तो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, जो उनके चूजे होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसके बाद ड्वार्फ ब्रॉयलर, जो ब्रॉयलर है चूजे छोटे कद के रहेंगे, जो कि अच्छी बात होती है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा बड़े चूज़ों की कीमत अच्छी नहीं होती। समर अडेप्टेशन, गर्मियों में इजीली रह सके ऐसे ये बन जाते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। रिडक्शन इन साइज, अगर बात करते साइज़ की, जब साइज छोटा कर देंगे तो एग लेइंग बर्ड विल एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट। तो ये कम खाना खा के अच्छे अंडे पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन की। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। तो भाई ब्रॉयलर अच्छी क्वालिटी के हों इसलिए उनको हम विटामिन रिच खाना खिलाते हैं। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड मेंटेन फेदरिंग क्रिकेस क्वालिटी। देखो भाई क्या है, ज़्यादा फैदर उनके ऊपर ना आए, ख़राब फैदर ना आए और वो मरे ना, ऐसी उनकी केयर की जाती है। इसलिए देर आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पज़। इनको पैदा ही ब्रॉयलर के लिए किया जाता है और बाद में इनको कटने के लिए मार्केट भेज दिया जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट। भाई अच्छा आपको फार्म चलाना है तो अच्छी आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, जैसे कि दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहली बात टेम्परेचर है और साफ़ सफाई है फार्म की, ठीक है, जहाँ पे हम रखते हैं। फिर उनका खाना कैसा है, उसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। देखो भाई यहाँ पे भी बीमारियाँ आ जाती हैं बर्ड फ्लू जैसी, और पेस्ट भी आ जाते हैं जो इनको खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, मार देते हैं। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर आर सम वट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर। जो बिजनेस में एग का प्रोडक्शन करते हैं उससे अलग होता है क्या, ब्रॉयलर्स का जो मैनेजमेंट है वो सारे का सारा। द राशन, जो डेली रिक्वायरमेंट है ब्रॉयलर की, वो प्रोटीन रिच डाइट होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज कीप हाई इन पोल्ट्री फीड, और पोल्ट्री फीड में विटामिन ए और के को ज़्यादा रखा जाता है। पोल्ट्री फॉल, जो चूज़े होते हैं, सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी पैरासाइट एज वेल एज फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, कीड़े मकोड़ों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, या फिर खाने में किसी चीज़ की कमी से। These necessitated proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular interval। और इसीलिए ये इस बात को ज़रूरी बना देती हैं कि भाई प्रॉपर वहाँ पे क्लीनिंग हो, सैनिटेशन हो, स्प्रे हो डिसइंफेक्टेंट का, जिससे कि बीमार ना हो फॉल चूज़े। Appropriate vaccine can prevent the occurrence of infection disease and reduce loss of poultry during an आउटब्रेक डिजीज़। अगर आप प्रॉपरली सैनिटेशन करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बीमारी होने का चांस कम होगा और पोल्ट्री का जो नुकसान होने का काम होता है वो भी कम होगा। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, अच्छा इसके अंदर प्रोटीन होता है। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड, अब देखो फिश के अंदर क्या क्या आएगा, फिन्ड ट्रू फिश, जिनके अंदर फिन्स होते हैं, ठीक है, फिन ये इस टाइप के होते हैं आपके फिन। ये तो जहाज़ बन गया एरोप्लेन, लेकिन ये शार्क बना दी मैंने। इस मतलब फिन वाली जो मछलियाँ होती हैं, एज वेल एज शेल फिश, या जो केकड़े क्रैब्स वगैरह होते हैं, प्रॉन्स हैं या मोलस्क हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। देयर आर टू वे ऑब्टेनिंग फिश, दो तरीके होते हैं। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, एक तो भाई दो नेचुरल रिसोर्स आपका लाइक नदियाँ हैं, नेचुरल नदियाँ हैं या समंदर हैं, उसको बोलते हैं कैप्चर फिशिंग, मतलब कि आप नेचुरल हैबिटेट से मछलियों को जल डाल के पकड़ रहे हो। द अदर वे इज़ बाय फार्मिंग, दूसरा क्या है, आप एक तालाब लेते हो, उसमें पानी वगैरह इकट्ठा करके मछलियाँ ग्रो करके बेचते हो, उसको बोलते हैं कल्चर फिशरी। कल्चर करना, पैदा करके बेचना, कैप्चर मतलब कि नेचुरल हैबिटेट में से पकड़ के बेचना। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी ईदर सी वाटर और फ्रेश वाटर, पानी कैसा भी हो सकता है, ताज़ा पानी भी, खारा पानी भी, सच एज इन रिवर एंड पोंड, जो फ्रेश वाटर होता है पानी नदियों का और तालाबों का। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिशिंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर।
अब मरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, दोनों ही तरीके में हम दोनों टाइप की फिशरिंग कर लेते हैं। तो मरीन फिशरी का मतलब आता है आपका जो खारे पानी की मछलियाँ होती हैं वो। इंडियन मरीन रिसोर्स इंक्लूड, देखो क्या है, जो इंडियन मरीन फिशरी है वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, जो आपकी जो कोस्ट लाइन है काफ़ी लंबी चौड़ी है। इंडियन मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सी। इंडिया में लगभग 7500 किलोमीटर लंबी क्या है आपकी कोस्ट लाइन है, समंदर की जो लाइन है। इसके अलावा पॉपुलर मरीन फिश वैरायटी पम्फर्ट है, मैकेरल है, टूना है, सार्डिन है एंड बॉम्बे डक, ये फेमस है आपकी। मरीन फिशेज आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट फ्रॉम फिशिंग बोट। मछलियों को पकड़ने के लिए कई टाइप के जाल आते हैं जो हम बोट्स की हेल्प से डालते हैं। यील्ड आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सेटेलाइट एंड इको साउंडर। जो इको साउंडर है या सोनार है, या फिर हम सेटेलाइट की हेल्प से बड़े के बड़े झुंड को पता कर लेते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उन मछलियों को पकड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। सम मरीन फिशेज ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर आल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है, तो उनको उगाया भी जाता है, दैट मीन्स पैदा किया जाता है समंदर में ही। दिस इंक्लूड फिन्ड फिश लाइक मुलेट है, बेतकी है, पर्ल स्पोर्ट है, शेलफिश है या प्रॉन्स है। मुसल एंड ऑयस्टर एज वेल सी वुड। ऑयस्टर आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल दे मेक। ऑयस्टर से मोती निकलते हैं, तो मोतियों की खेती के लिए भी हम पर्ल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे कहाँ है, नीचे ही है। एज मरीन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लीटेड, जैसे कि भाई जो हम लगातार मछलियाँ पकड़ रहे हैं उससे क्या होता है, ये घटती जा रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा मछलियों की, ठीक है। इसलिए कल्चर फिशरी पे ज़्यादा मतलब काम किया जा रहा है, और उसको बोलते हैं मैरीकल्चर, ठीक है। ये था आपका मैरीकल्चर, समंदर वाला सारा खेल। अब इनलैंड फिशरीज के अंदर नदी और तालाब आते हैं। फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग कनाल्स, पॉन्ड, रिजर्वायर एंड रिवर्स। बर्किश वाटर रिसोर्स, ब्रैक वाटर वो क्या होता है, तो समंदर से पानी ज़मीन पे आता है वो वाला। वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज यूस्ट्रीज एंड लगून्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वायर। और जहाँ पे पानी मिक्स हो गया रहता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पैदा मिलती हैं। वाइल कैप्चर फिशिंग इज आल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडी द यील्ड इज़ नॉट हाई। हालांकि ऐसा हम मछलियाँ उगा रहे हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज़ थ्रू एक्वाकल्चर। और ज़्यादातर होती है आपकी एक्वाकल्चर को, खारा पानी है तो मैरीकल्चर, और साफ़ पानी है तो एक्वाकल्चर इसको बोल दिया गया। फिश कल्चर sometime done in combination with rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such system. अब ये कंपोजिट कल्चर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगर आगे नहीं आया तो ये लिखा है कि भाई हम जो धान के खेत हैं वहाँ पे भी इनको मछलियों को पाल लेते हैं क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इन सच सिस्टम ए कम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश, ये हम बात करें कंपोजिट फिश कल्चर की, तो ऐसे सिस्टम में लगभग 5 या 6 टाइप की अलग अलग फिशेस को एक सिंगल पॉन्ड में रखा जाता है। और इनको किस तरीके से चूज़ करते हैं, हम ऐसी मछलियों को चूज़ करते हैं जो आपस में किसी को नहीं खाती। और जैसे कि ये आपकी एक्वेटिक बॉडी है, अलग अलग जोन होती हैं पानी की, ए जोन है, ये बी जोन है, ये सी जोन है, ये डी जोन है, ये बेंथिक जोन है, सबसे नीचे ई जोन। अलग अलग जोन में रहने वाली मछलियों को हम लेते हैं 4 से 5, ठीक है, मतलब 4 5 6 टाइप की स्पीसीज मछलियाँ नहीं। दीज स्पीसीज आर सिलेक्टेड सो एज दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड, ना तो ये आपस में तो खाती हैं ना एक दूसरे के खाने को खाती हैं, इस तरीके से हम इनको लेते हैं। एज ए रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ द पॉन्ड इज यूज। तो इस तरीके से क्या होगा, नीचे वाली नीचे खाना खा लेंगी, ऊपर वाली ऊपर खाएंगी, बीच वाली बीच में खाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सबको खाना मिलेगा, कोई कम्पीट नहीं करेगा। एज केटला मछली होती है आपकी, केटला मूछ वाली मछली होती है। और सरफेस फीडर, क्योंकि ये सरफेस पे रहती है तो सरफेस पे रहेगी। रोहू आपकी मिडल जोन में रहती है, और जो आपकी कॉमन कार्प्स हैं वो हमेशा ज़मीन में नीचे वाले रहती हैं। और जो ग्रास कार्प है वो वीड्स खाती हैं, जो समंदर में ये कचरा पैदा हो जाता है, आप इनको साथ में रख सकते हो। ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ना किसी और के खाने को खाएंगी।
और पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट सारे खाने को यूज़ करके क्या करेंगी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगी। दीज इंक्रीज फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, और इससे आप फिश यील्ड को बढ़ा सकते हो काफ़ी बड़े लेवल तक। ये नीचे नाम दे रखे इन्होंने, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगाल, कॉमन कार्प, आप इनको देख सकते हो, बुक में आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। अब दिक्कत ये है कि इनमें से काफ़ी सारी मछलियाँ सिर्फ मानसून के टाइम में ही ब्रीड करती हैं। Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with these other fish as well. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो वाइल्ड वेराइटीज़ हैं उनको कॉमन के साथ मिला सकते हैं। सो ए मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, अच्छी नस्ल के जो मछलियों के बीज हैं उनको लाने में। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वे हैव नाउ बीन वर्कड आउट ब्रीड दिस फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो अब इनको हम हार्मोन की हेल्प से स्टिमुलेट करा के ब्रीड कराते हैं। दिस हैज़ एंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटी। इससे हम अपनी पसंद के ज़्यादा सीड को पैदा कर सकते हैं, और सीड यहाँ पे वर्ड मछलियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपका आ गया लास्ट टॉपिक, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयर फॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। काफ़ी ज़्यादा नीड है, तो काफ़ी बड़ा बिजनेस भी है हनी का। सिंस बी कीपिंग नीड लो इन्वेस्टमेंट, फार्मर यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी। क्योंकि इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो किसान इसको एक एडिशनल इनकम सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है। In addition to honey, the beehive are a source of wax which is used in various medicinal preparations. और ये नहीं है कि भाई मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ आपको हनी ही काम का होता है, उसमें से जो वैक्स निकलता है शहद निकालने के बाद, वो भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है, खासकर मेडिसिनल पर्पज़ में या क्रीम्स वगैरह में। द लोकल वेराइटी ऑफ बी यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन इज एपिस किरेना, एपिस इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी। ये दो नाम है जो लोकल आपके। इसके अलावा एपिस डोरसाटा, इसको रोक भी या पहाड़ी मधुमक्खी बोलते हैं, या एपिस फ्लोरा जो कि लिटिल बी है। एन इटालियन बी वेराइटी एपिस मेलिफेरा हैज़ आल्सो बिन ब्रोट इन इंडिया टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी। ये बॉक्सेस रखे होते हैं हनी बी के। दिस इज़ द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। ये जो हमने 4-5 नाम लिए, ये इस्तेमाल होते हैं कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। द इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन। जो इटालियन बी है वो काफ़ी ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है। क्या नाम था उसका, एपिस मेलिफेरा। दे स्टिंग समवट लेस, और काटती भी कम है। दे स्टे इन ए गिवन बी हाई फॉर लॉन्गर पीरियड, और ये एक छत्ते में लंबे टाइम तक रहती भी हैं, अच्छे तरीके से ब्रीड करती हैं। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स एंड एपेरी आर एस्टेब्लिश, और ज़्यादा बड़े स्केल पे मधुमक्खी का शहद लेने के लिए बड़े बड़े एपरीज या फिर बी फार्म्स बनाए जाते हैं। द वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पेस्चुरेज। अब पेस्चुरेज है जो वो खाती हैं, आसपास फसलें कैसे हैं, फूल कैसे हैं। द फ्लावर अवेलेबल टू बी फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पेस्चुरेज, द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। और ज़्यादातर किस फ्लावर को मधुमक्खियाँ यूज़ कर रही हैं, उससे आपके हनी का टेस्ट वगैरह सेट होता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो जब तक के लिए बने रहें, देखते रहें, और हाँ, अपने दोस्तों को कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।